हेलो विद्यार्थी, बीडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए टिंडल प्रभाव के बारे में बताया। टिंडल प्रभाव क्या है, मैंने इसकी आपको डेफिनेशन दी टिंडल प्रभाव की। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टिंडल प्रभाव की जो खोज थी, क्या थी खोज थी, वो जॉन टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने की और इसका मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया और आपको उदाहरण लिखाया भी। आज हम आपके लिए क्योंकि हमारा टॉपिक था कोलैडी विलयन, क्या था कोलैडी विलयन, और कोलैडी विलयन के अंदर ये एक नया टॉपिक आ गया था टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव तो मैंने कोलैडी विलयन क्या है इसके बारे में आपको समझा दिया था। आज मैं आपके लिए कोलैडी विलयन के जो गुणधर्म हैं या कोलैडी विलयन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपका जो टॉपिक है ध्यान देना, समझना प्रिय छात्राओं, हैंड डालना कि कोलैडी विलयन के किसके, कोलैडी विलयन के या कोलैड के गुणधर्म कैसे भी लिख लेना। तो देखिए आपका टॉपिक है कोलैडी विलयन के गुणधर्म या कोलैड के गुणधर्म। कोलैड के गुणधर्म ये अपना टॉपिक है, कोलैड के गुणधर्म। समझना, कोलैड के गुणधर्म, कोलैड के गुणधर्म, क्लियर, कोलैड के गुणधर्म। तो देखिए कोलैड के कौन कौन से गुणधर्म है या कोलैड जो विलयन होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से नोट करना और समझना। नंबर 1 गुणधर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। मैंने बताया भी था क्योंकि सामान्यतः हम जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोलैडी विलयन कैसा है, समांगी है, पर मैंने लाइन बोली थी, परंतु अगर हम वास्तविक में देखें तो ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी। कैसा होता है, विषमांगी। क्लियर, क्लियर कैसा होता है, विषमांगी। तो वही बात मैं लिखा रहा हूं, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 1 बात क्लियर। नंबर 2 है कि जो कोलैड के जो कण होते हैं, कोलैड के क्या होते हैं, जो कण होते हैं, निलंबन के जो कण होते हैं, कोलैड के कण निलंबन के जो कण होते हैं ना, उनसे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अतः आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी आंखों से क्या नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। क्या नहीं होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर। तो लिखना दूसरा पॉइंट अपना, ध्यान देकर समझना, नोट करना। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा पॉइंट है अपना कि कोलैड के कण, किसके, कोलैड, कोलैड के कण, कोलैड के कण, ठीक है ना, कोलैड के कण। जो कोलैड होता है अपना, क्या होता है, कोलैड। कोलैड के कण जो होते हैं वो निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। निलंबन से, निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ध्यान देना, समझना, ठीक है ना। कि जो कोलैड के कण होते हैं, किसके कण होते हैं, कोलैड के जो क्या होते हैं, कण होते हैं। कोलैड के जो क्या होते हैं, कण होते हैं, ये निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर। अतः आंखों से क्या नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो इस लाइन को और बढ़ा लेना इसमें कि क्या नहीं होते, आंखों से क्या नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो कोलैड के कण निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अतः आंखों से, किससे, आंखों से, अतः आंखों से, अतः आंखों से, ठीक है ना, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अतः आंखों से दिखाई
नहीं देते हैं। नोट करना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात। अतः आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। क्लियर? मैं बता रहा हूं आपके लिए कोलैड के क्या बता रहा हूं, गुणधर्म बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कोलैड के गुणधर्म बता रहा हूं। और दो गुणधर्म मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 बताया, ये एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है ये? विषमांगी मिश्रण है। और दूसरा बता रहा हूं मैं कि कोलैड के जो कण होते हैं, कोलैड के क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, अतः आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, या वो हमें आंखों से क्या नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तीसरी विशेषता लिखना ध्यान से। तीसरी विशेषता होती है कि ये कण जो होते हैं वो वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ये जो कण होते हैं ना, कण, ये वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। यानी जो वास्तविक विलयन होता है उससे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। क्लियर? तो नोट करना दूसरी बात को, दूसरे पॉइंट को, कि ये कण वास्तविक विलयन से, कैसे विलयन से, वास्तविक विलयन से, ये कण वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं। ये कण वास्तविक विलयन, जो वास्तविक विलयन होता है ना, उससे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। यानी ध्यान देना, ये कण, किसके कण, कोलैड के कण, किसके कण, कोलैड के कण, कोलैड के जो कण होते हैं ना, ये वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो नोट करना बात को कि ये कण वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है ना? अतः टिंडल प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैसा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। अतः टिंडल प्रभाव, कैसा, टिंडल प्रभाव। अतः टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है ना? अतः टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये कण वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। जो वास्तविक विलयन होता है उससे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। और जो टिंडल प्रभाव होता है, क्या होता है इसका, जो टिंडल प्रभाव होता है, अतः क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और टिंडल प्रभाव क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एक भौतिक शास्त्री हुए थे, कौन, जॉन टिंडल। एक भौतिक शास्त्री हुए थे, कौन से, जॉन टिंडल। और जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव के बारे में बताया था, और जिसके मैंने आपको 1-2 उदाहरण भी बताए थे। एक रोशनदान वाला भी उदाहरण बताया था, एक घने जंगलों वाले उदाहरण भी मैंने आपको बताया था। तो वो होता है टिंडल प्रभाव। क्लियर? तो मैंने लिखाया है कि ये कण वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। अतः क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से समझना, अगला पॉइंट होता है कि कोलैड को, किसको, कोलैड को, ध्यान देना, कोलैड विलयन को, कौन, किसको, कोलैड विलयन को। तो कोलैड को शांत छोड़ देने पर, ध्यान देना, कोलैड को शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर, कोलैड को शांत छोड़ देने पर, कोलैड को शांत छोड़ देने पर, कोलैड को शांत छोड़ देने पर भी ये कण नीचे नहीं बैठते हैं। यानी जो कोलैड जो होता है ना, अब कोलैड के विलयन को जो हम क्या कर देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, उनको शांत छोड़ देते हैं। तो कोलैड को शांत छोड़ देने पर, क्या करने पर, शांत छोड़ देने पर भी ये कण, शांत छोड़ देने पर भी ये कण, शांत छोड़ देने पर भी ये कण नीचे नहीं बैठते हैं। ये कण नीचे, ये कण नीचे, ये कण नीचे, ये कण नीचे नहीं बैठते हैं। ये कण क्या नहीं होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। ध्यान देना, नीचे नहीं बैठते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं तुम,
कर्म में आपको निलंबन के बारे में बता रहा था, तो निलंबन विलयन में मैं आपको विशेषता बता रहा था, उसके गुणधर्म के बारे में जब बता रहा था तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपको बता रहा था कि निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। क्यों कि जब विलयन को हम क्या करते हैं, शांत छोड़ दें, तो जो विलय के कण होते हैं, किसके कण होते हैं, विलय के कण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं कि कोलैड जो विलयन को जब हम शांत छोड़ देंगे तो इसमें जो विलय के कण होते हैं, किसके कण होते हैं, विलय के, वो नीचे नहीं बैठते हैं। वो क्या नहीं होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। आई बात समझ में, क्या नहीं बैठते हैं, वो नीचे नहीं बैठते हैं। क्लियर, आई बात समझ में, प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोलैडी विलयन कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। तो इस चीज को लिख लेना कि अर्थात कोलैडी विलयन कैसा होता है, स्थायी होता है। क्यों, जो विलय और विलायक बराबर विलयन, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन यानी सॉल्यूशन। और मैं कह रहा हूं कि जो कोलैड जो विलयन होता है, कोलैड विलयन जो होता है, इसको जब हम शांत छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको हम शांत छोड़ देते हैं, तो शांत छोड़ देने पर इसके जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। क्या नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। इसका मतलब है कि इसमें जो विलय के कण है वो नीचे नहीं बैठते। क्लियर, इसका मतलब कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। तो इस लाइन को, इसका मतलब समझना, मैं लिख देता हूं, अर्थात कैसे होते हैं, कैसे होता है कोलैड विलयन, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। तो लिख लेना इस बात को, अर्थात कोलैड कैसा होता है, अर्थात कोलैड कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। क्लियर, क्लियर, ध्यान देना, समझना, नोट करना। कोलैड कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। प्रॉब्लम किसी को, चलते हैं आगे। आगे ध्यान देना, समझना। पांचवा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखिए, कोलैड में विलय के कणों को, 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 किसको, विलय के कणों को, विलय के कणों को छानकर, छानना आप जानते ही हैं, छानकर, कोलैड में विलय के कणों को, कोलैड में विलय के कणों को छानकर या निथारकर, या निथारकर, निथारना या निथारकर, निथारकर या निथारकर पृथक नहीं किया जा सकता है। निथारकर पृथक नहीं किया जा सकता है। निथारकर पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कोलैड में विलय के कणों को छानकर या निथारकर, क्या कर, निथारकर, ठीक है ना, पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें मैंने कल निलंबन के बारे में बता रहा था और निलंबन में एक विशेषता आ रही थी। क्या विशेषता आ रही थी, ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं। क्या विशेषता आ रही थी, मैं कह रहा था कि इनकी जो निलंबन का गुण में बता रहा था, भाई इन कणों को छानकर निथार तक क्या कर सकते हैं, हम पृथक कर सकते हैं। लेकिन कोलैड विलयन में ऐसा नहीं होता है कि कोलैड में विलय के कणों को छानकर या निथारकर क्या नहीं कर सकते, हम पृथक नहीं कर सकते। इनको हम छानकर या निथारकर पृथक नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन एक विधि है, अपवाद मान लो चाहे इसको, एक विधि है इसमें, कौन सी, अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि, अपकेंद्रण विधि। और अपकेंद्रण विधि के द्वारा इनको क्या कर सकते हैं, हम पृथक कर सकते हैं। ध्यान देना, क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो इसलिए एक विधि का ध्यान रखना, समझना। परंतु इन्हें विशेष विधि कौन सी, अपकेंद्रण, कौन सी, अपकेंद्रण से पृथक किया जा सकता है। एक बात बहुत स्टार लगा के लिख लेना, समझना, चाहे हैज लगा के लिख लेना। यानी इन्हें, किन्हें, कोलैडी विलयन में जो विलय कण होते हैं, इन्हें अपकेंद्रण, कौन सी विधि प्रिय छात्राओं, अपकेंद्रण, इन्हें अपकेंद्रण,
कौन सी विधि? अपकेंद्रण। इन्हें अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इन्हें अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रण एक विधि का नाम है। क्या? एक विधि का नाम है। तो अपकेंद्रण के द्वारा या अपकेंद्रण विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः छानकर या निथार कर इनको हम पृथक नहीं कर सकते। इनको हम छानकर या निथार कर हम क्या नहीं कर सकते? पृथक नहीं कर सकते। एक विधि होती है, विशेष विधि होती है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि के द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए अपने क्या? कोलॉइड के गुणधर्म। क्या हो गए अपने? कोलॉइड के गुणधर्म। क्लियर? तो ध्यान देना, कितने गुणधर्म बताए मैंने? 5। नंबर 1 कौन कौन से बताए? 5। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, नंबर मैंने बताया कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। दूसरा क्या बताया मैंने? कोलॉइड के जो कण होते हैं लंबन से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, अतः आंखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए क्या नहीं होते? आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर? क्लियर ये बात? अगला है कि ये कण जो होते हैं वो वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। जो वास्तविक विलयन होता है उससे कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है ना? अतः टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। क्लियर? अगला पॉइंट है कि कोलॉइड को जब शांत छोड़ देते हैं तो कोलॉइड विलयन जो होता है इसको जब हम शांत छोड़ देंगे या शांत रख देते हैं तो इसमें जो विलय के कण होते हैं शांत छोड़ देने पर भी ये कण नीचे नहीं बैठते। यानी जो विलय के कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। अर्थात क्या हुआ? क्या हुआ? कोलॉइड कैसा होता है? स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। कोलॉइड कैसा होता है? स्थायी होता है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है कि कोलॉइड में विलय के कणों को छानकर या निथारकर पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं कर सकते उनको? कोलॉइड में विलय के कणों को छानकर या निथारकर पृथक नहीं किया जा सकता है। तो कैसे पृथक कर सकते हैं? इनकी मैंने विधि बताई है, स्पेशल विधि। कौन सी? अपकेंद्रण विधि के द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्लियर? इनको नोट कर लेना। आई बात समझ में? तो ये हो गया कोलॉइड के गुणधर्म। इनको आप जितने भी मैंने आपको बताए इन सबको आप नोट कर लेना और याद कर लेना। आगे बढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक को तो समझना कि आगे बता रहा हूँ मैं भाई कोलॉइड विलयन को 2 भागों में बांटा गया है। कोलॉइड विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पूछ सकता है कोई आपसे कि भाई कोलॉइड विलयन को कितने भागों में? 2 भागों में। तो देखिए कोलॉइड विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। आगे टॉपिक को बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देना, समझना, स्टार लगा के चाहे कैसे भी लिख लेना। कोलॉइड विलयन को या कोलॉइड विलयन के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न ये बनता है कोलॉइड विलयन के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? और मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि कोलॉइड विलयन जो होता है, क्या होता है प्रिय छात्र छात्राओं? जो कोलॉइड विलयन होता है ना, कोलॉइड विलयन क्या होता है? कोलॉइड विलयन। तो कोलॉइड विलयन के जो क्या होते हैं? घटक होते हैं। इनको कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। 2 घटकों में बांटा गया है, 2 अवयवों में बांटा गया है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना। प्रश्न आपको बता दिया है कि कोलॉइड विलयन को, किसको? कोलॉइड विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। और मैं आपको उत्तर दे रहा हूं सीधा कि कोलॉइड विलयन को कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो नोट करना, कोलॉइड विलयन के घटकों को, कोलॉइड विलयन के घटकों को 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कोलॉइड विलयन के घटकों को कोलॉइड विलयन के घटकों को 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कोलैडी विलयन के घटकों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं समझना। नंबर 1 होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। नंबर 1 कौन सी होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था। प्रावस्था। और नंबर दूसरी जो होती है ना, नंबर 1 कौन सी होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था। और नंबर दूसरी कौन सी होती है? परिक्षेपण प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। थोड़े से नए शब्द हैं, आपको जटिल से लग रहे होंगे। 2 शब्द बोल रहा हूं मैं कि भाई कोलैडी विलयन के जो घटक है ना, कोलैडी विलयन घटक, इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 है परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षिप्त माध्यम भी कह देते हैं, मीडियम। और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। थोड़े से शब्द जटिल लग रहे होंगे, मैं आपको इनको इजी में बता देता हूं कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो होता है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको बोलते हैं हम विलेय पदार्थ। क्या बोलते हैं? विलेय पदार्थ। ठीक है ना। और परिक्षिप्त प्रावस्था कण जिस माध्यम या जिस विलाय के माध्यम घुले रहते हैं उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्लियर? आप ऐसे समझो, परिक्षिप्त प्रावस्था एज ए विलेय, एज ए विलेय, एज ए विलेय, विलेय पदार्थ। ठीक है ना। कैसे? विलेय पदार्थ। और जो परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है एज ए विलायक पदार्थ, एज ए विलायक पदार्थ। अब सुनिए, आपने पहले पढ़ चुके हैं विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलेय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा कैसी होती है विलयन में? कम, या जो विलयन में कम मात्रा में क्या रहता है? उपस्थित रहता है, वो क्या होता है? विलेय। और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है? विलायक। या जिसमें घोलने की क्या होती है? क्षमता। जिसमें घोलने की क्या होती है? क्षमता, उसे क्या बोल देते हैं? विलायक। और विलेय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं? विलयन। क्या बनाते हैं? विलयन। तो वही बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कोलैडी विलयन के घटकों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? नंबर 1 होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और नंबर दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। और मैं आपको बता रहा हूँ परिक्षिप्त प्रावस्था एज ए विलेय पदार्थ, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था को हम विलेय पदार्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विलेय पदार्थ। क्लियर? और परिक्षेपण माध्यम को क्या बोलेंगे हम? विलायक पदार्थ। क्या बोलेंगे? विलायक पदार्थ। क्लियर? तो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। क्लियर? विलेय और विलायक। आई बात समझ में? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था एज ए विलेय पदार्थ, यानी जो परिक्षिप्त प्रावस्था है इसको हम विलेय पदार्थ मान लो। विलेय पदार्थ मतलब जिसकी परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब हो गया जिसकी मात्रा कैसी होती है? कम होती है विलयन में, कम होती है, जो घुलता है। क्या होता है? जो घुलता है। क्लियर? और परिक्षेपण माध्यम का मतलब है विलायक पदार्थ। कौन सा है? विलायक। विलायक का मतलब जिसमें घोलने की क्षमता होती है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए, परिक्षेपण माध्यम किसे कह देते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जिस विलायक या माध्यम में घुले रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो यह परिभाषा को मैं लिखाई देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, कंफ्यूज आपका दूर ही हो जाएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था समझियो विलेय और परिक्षेपण प्रावस्था या माध्यम का मतलब है विलायक। क्या होता है? विलायक, या जिसमें विलेय घुला रहता है। परिक्षेपण माध्यम, विलेय क्या रहता है? घुला रहता है। तो आप तो देखो सीधा परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, ध्यान देना, समझना, परिक्षिप्त किसके? परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण
जिस माध्यम में या मीडियम में, जिस माध्यम में क्या होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था कण, जिस माध्यम में, ठीक है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था कण जिस माध्यम में या विलायक में, विलायक भी बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, विलायक या विलायक में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जिस माध्यम में या विलायक में क्या होते हैं, विलायक में, ठीक है ना, विलायक में घुले रहते हैं, क्या कहलाता है भाई, परिक्षेपण माध्यम। क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। नोट कर लेना इस बात को, क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है, परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं। तो तुम्हारा तो क्या होना चाहिए, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जिस माध्यम में या विलायक में घुले रहते हैं, क्या होते हैं, घुले रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। क्लियर। मैंने आपको बताए थे यानी कोलॉइड के गुणधर्म, और उसमें मैंने आगे टॉपिक बढ़ा दिया था कि कोलॉइड विलयन के घटकों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में प्रिय छात्राओं, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। क्लियर। नंबर 1 कौन सा होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और ये होती है परिक्षेपण प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। और मैंने आपको समझाने की दृष्टि से इजी वे बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कह दिया, मैंने आपको कह दिया या बता दिया, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब है, क्या मतलब है, विलेय पदार्थ। क्या है, विलेय पदार्थ। और परिक्षेपण प्रावस्था माध्यम का अर्थ है विलायक। क्या होता है, विलायक। क्लियर। और विलेय और विलायक तुम अच्छी तरह से बहुत जानते हैं भाई, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय, जिसकी मात्रा जो अधिक मात्रा में लिया जाता है वो क्या होता है, विलायक। या जिसमें विलेय क्या होती है, विलेय को घोलने की क्या होती है, क्षमता होती है, वो क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को समझना, ध्यान देना, ठीक है ना। तो मैंने वही बात बताई है यहाँ पर, परिक्षेपण माध्यम परिभाषा आपके लिए कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था के कण या विलेय पदार्थ के कण जिस माध्यम में या विलायक में घुले रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं या परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। बुक के अनुसार परिभाषा है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जिस माध्यम में या विलायक में घुले रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर बात, ठीक है ना। अब परिक्षिप्त प्रावस्था कौन हो गई ना, विलेय पदार्थ हो गया। परिक्षेपण माध्यम कौन हो गया ना, विलायक पदार्थ हो गया। क्लियर, क्लियर। आगे समझिए, आगे मैं बता रहा हूँ। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर कोलॉइड कई प्रकार के होते हैं। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर जो कोलॉइड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। क्यों, परिक्षेपण माध्यम कई प्रकार का हो सकता है। परिक्षेपण माध्यम कई प्रकार का हो सकता है, ये ठोस भी हो सकता है, ये द्रव भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। पढ़ाया आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, नहीं तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सामान्य में 5 होती हैं, 5, लेकिन 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ठोस अवस्था, लिक्विड द्रव और गैस गैस। और 2 अवस्थाएं और होती हैं,
मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में पढ़ाएंगे प्लाज्मा और बीईसी, प्लाज्मा और बीईसी। और मैंने बताया प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था जो अति उच्च ताप पर संभव होती है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 के तक के केल्विन। और बीईसी के बारे में मैंने बताया था कि ये 2 वैज्ञानिक हुए थे, कौन से? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था का क्या किया था? निर्माण किया था। क्लियर? इनके बारे में मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में समझाया है। क्लियर? क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बुक के अनुसार बता रहा हूँ कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर कोलॉइड कई प्रकार के होते हैं। कोलॉइड कितने होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। बोर्ड से इनको लिख लेना और तुरंत इनको याद करते चलना, क्योंकि हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर या टारगेट पर पहुंचना है। ठीक है ना? जो भी हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, नीट है, चाहे आईआईटी है, चाहे एनआईटी है, चाहे जेम्स है, जो भी है कुछ, चाहे साइंटिस्ट बन रहा है, इसरो जाना है, कुछ भी, ठीक है ना? जो भी हमारे कुछ लक्ष्य हैं उनको आप मेहनत के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, बिना मेहनत नहीं, बिना मेहनत के नहीं। तो मेहनत कीजिए प्रिय छात्र छात्राओं, समझना। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की प्रावस्था के आधार पर कोलॉइड क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। कोलॉइड कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? कई प्रकार होते हैं, जिनके एरोसेल, कई प्रकार हैं, जैसे एरोसेल, ठीक है ना? एरोसेल होते हैं, फोम होता है, जेल होता है, ठीक है ना? तो ये ठोस सॉल होता है। ये कई प्रकार हैं किसके? कोलॉइड के, ठीक है ना? तो इसकी एक सारणी है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान से समझना और सुनना। तो देखिए इसकी एक सारणी बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त का मतलब समझ गए? विलय। क्या होता है? विलय, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। नंबर दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। अब दोनों जब मिलेंगे तो इनसे क्या बनेगा? इसका प्रकार। अरे क्या बनेगा भाई इनका? प्रकार। आ रही बात समझ में? क्या बनेगा इनका? प्रकार। क्या बनेगा इनका? प्रकार। और फिर क्या लिख लेंगे? इनके उदाहरण। क्या लिख लेंगे भाई? इनके उदाहरण। क्या लिख लेंगे? इनके उदाहरण। इस तरह इसकी एक सारणी बना लेंगे हम, ठीक है ना? क्या बना लेंगे? इनकी सारणी बना लेंगे। क्लियर? इस तरह ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं। तो देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या हो गया? विलय पदार्थ। क्या हो गया? विलय पदार्थ। परिक्षेपण माध्यम कैसा हो गया? विलायक। क्या हो गया? विलायक। और विलय और विलायक मिलके क्या बनाएंगे? कोई ना कोई विलयन बनाएंगे, तो वो उसका प्रकार ही तो बनेगा। और उस प्रकार के कौन कौन से उदाहरण हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था में कोई द्रव है, जब द्रव और कौन सी, परिक्षेपण कौन सा है? गैस। जब द्रव और गैस मिलते हैं, जब द्रव और क्या मिलते हैं? गैस, तो क्या बनाते हैं? एरोसोल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एरोसोल का। और एरोसोल के उदाहरण है, ध्यान देना, एरोसोल के उदाहरण क्या है? कोहरा जो पड़ता है, देखा होगा सर्दियों में कोहरा, कोहरा, ठीक है ना? बादल, बादल,
यानी कोहरा है, बादल है, क्या है, बादल है, कुहासा है, क्या है, कुहासा। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब किसके उदाहरण हैं? एरोसोल के। तो एरोसोल का निर्माण कैसे होता है? द्रव और गैस, यानी जब जल और गैस जब मिल जाती हैं तो एरोसोल बनता है। और एरोसोल के कौन? कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब किसके उदाहरण हैं? एरोसोल के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? एरोसोल के। दूसरा है कि भाई ठोस, विलय क्या है? ठोस है, और विलायक क्या है? गैस है। तब भी एरोसोल का ही निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एरोसोल का। किसका निर्माण होता है? एरोसोल का। क्लियर? और इसका उदाहरण है धुआं। क्या है? धुआं। क्या होता है? धुआं। कैसे समझना, ध्यान देना कि भाई ठोस, कोयला जो होता है, कोयले देखा है जो जलते हैं, 4 प्रकार होते हैं कोयले के, एंथ्रेसाइड, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। तो देखिए समझना कि कोयले को हम जला रहे हैं तो क्या हो गया? ठोस हो गया। जलने पर क्या देगा? वो धुआं देगा, नहीं देगा? और धुआं कहाँ जाएगी? वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या होती है? गैस। गैसों में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? एरोसोल बनेगा। और एरोसोल का उदाहरण क्या है? धुआं। तो देखिए यहाँ पर विलय कौन है? धुआं जाके मिल रहा है किसमें? गैस में। विलायक है गैस यहाँ पर, तो धुआं गैसों में जाकर मिल रहा है। और किसका निर्माण कर रहा है? एरोसोल का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? एरोसोल का। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? और इसका उदाहरण क्या है? धुआं है। स्वचालित वाहनों का क्या है? निथार है। क्लियर? तीसरा देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था में कोई गैस है। क्या है? गैस। और गैस किस में बदल रही है? द्रव में। और क्या बना रही है? फोम बना रही है। फोम। फोम की क्या आती है? क्रीम भी आती है फोम की, ठीक है ना? शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम कभी सैलून गए हों? सैलून जानते हैं? जहाँ आप अपनी बाल जो हैं इनकी क्या कराते हैं? कटिंग कराते हैं, शेविंग कराते हैं। ये सब किस में आते हैं? सैलूनों में जा। कहाँ पर जो अपनी कटिंग या जो शेविंग बनवाते हैं, कहाँ पर? सैलूनों में, ठीक है ना? बार्बर, नाई जो बार्बर होते हैं उनके पास जाकर, तो वहाँ पर शेविंग क्रीम होती है फोम। तो देखो क्या होती है? फोम। क्या होती है? फोम, ठीक है ना? तो फोम जो है कोलियड विलयन का उदाहरण है। तो फोम, तो इसमें लिख दूं मैं शेविंग क्रीम। क्या लिख दूं मैं? शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम। तो शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है? फोम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? फोम का। और इसका निर्माण कैसे होता है? गैस और द्रव से। गैस और द्रव से, यानी गैस विलय है उसमें, और विलायक कौन है? द्रव। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? फोम का निर्माण कर देते हैं। क्लियर? अगला है इसमें द्रव। द्रव विलय भी द्रव है, और परिक्षेपण मतलब जो विलायक है वो भी क्या है? द्रव है। तो क्या बना लेते हैं? ये बनाते हैं इमस, यानी इमल्सन। और इमल्सन का मतलब होता है दूध। जैसे दूध है, फेस क्रीम है, चेहरे पर लगाने की जो क्रीम आती है ना, इनमें द्रव ही मिले रहते हैं। फेस क्रीम है, ये सब किसके उदाहरण हैं? यानी इमल्सन के उदाहरण हैं। इमल्सन के उदाहरण। और इमल्सन का निर्माण कैसे होता है? जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी कैसी होती है? द्रव होती है। और परिक्षेपण प्रावस्था भी कैसी होती है? द्रव होती है। दोनों द्रव मिल के क्या बना देते हैं? यानी इमल्सन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर? अगला है कि परिक्षेपण प्रावस्था कौन सी है? माना कोई ठोस है, और ठोस किस में? अरे ठोस किस में? द्रव में। परिक्षेपण माध्यम कौन सा है? द्रव है। तो ठोस और द्रव दोनों जब मिलते हैं तो कोलियड का कौन सा प्रकार बनता है? सॉल प्रकार बनता है। कौन सा? सॉल। कौन सा बनता है? सॉल। और सॉल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कीचड़। क्या है? कीचड़। मैग्नीशियम मिल्क, यानी मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़। ये कीचड़ जो होता है, तो देखो कीचड़ कैसे बनता है? भाई मिट्टी है, और मिट्टी में क्या है? बारिश हो रही हो या मिट्टी है, मिट्टी में हमने क्या डाल दिया? जल। क्या डाल दिया? जल। क्लियर? क्या डाल दिया? जल। मिट्टी है या जल है, आप ऐसे समझो या जल है, और जल के अंदर हमने क्या डाल दी? मिट्टी। क्या डाल दी? मिट्टी। तो वहाँ क्या हो जाता है? कीचड़ बन जाता है, दलदल बन जाता है।
ठीक है ना। तो कीचड़ है, मैग्नीशियम मिल्क है, ये सब किसके उदाहरण है? सॉल के उदाहरण है। किसके? सॉल के। प्रश्न आता है भाई सॉल का निर्माण कैसे होता है? और सॉल का निर्माण होता है ठोस और द्रव से। ठोस कौन होता है यहाँ पर? परिक्षिप्त प्रावस्था। द्रव क्या होता है? परिक्षेपण प्रावस्था। कौन सी होती है? परिक्षेपण प्रावस्था। क्लियर। अगला है गैस और ठोस। कौन सा है? गैस और ठोस। कौन सा है? गैस और ठोस। क्लियर। गैस और ठोस। गैस और ठोस क्या बनाते हैं? फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म। क्या बनाते हैं? फॉर्म। क्या बनाते हैं? फॉर्म। और फॉर्म जो होता है, फॉर्म का उदाहरण है स्वयं फॉर्म है, ठीक है ना, रबड़ है, ठीक है ना, स्पंज है। ये सब किसके उदाहरण है? फॉर्म के उदाहरण है। फॉर्म किसका है? कोलैड का ही प्रकार है। तो देखो कोलैड के प्रकार आगे एरोसोल हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है ना, एमल्सन हो गया। कौन सा हो गया? एमल्सन हो गया। अगला है इसमें द्रव। कौन सा है? द्रव। परिक्षेपण प्रावस्था कौन सी है? द्रव में है, ठीक है ना। परिक्षेपण माध्यम कौन है? ठोस है। तो देखिए दोनों द्रव और ठोस यानी परिक्षेपण प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम यानी द्रव और ठोस दोनों क्या बनाते हैं? जेल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जेल। क्या बना देते हैं प्रिय छात्राओं? जेल। अब जेल में क्या है? जैसे जेली देखा होगा, जेली है, ठीक है ना, पनीर है, ठीक है ना, मक्खन है। क्या है? मक्खन है। जेली, पनीर, मक्खन, ये सब किसके उदाहरण है? जेल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जेल के। और जेल का निर्माण कैसे होता है? समझना, जेल का निर्माण होता है जब परिक्षेपण प्रावस्था कैसी होती है? द्रव। परिक्षेपण माध्यम कैसा होता है? ठोस। तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? जेल बना देते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? जेली है, पनीर है, मक्खन है, ये सब किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण है? जेल के। किसके उदाहरण है? जेल के। क्लियर। अगला है ठोस ठोस। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, कौन है? ठोस ठोस। और ठोस ठोस कौन से हैं? क्या बनाएंगे? ठोस और ठोस दोनों ठोस सॉल बना देंगे। क्या बना देंगे? बिल्कुल ठोस ठोस दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ठोस सॉल बना देंगे, ठीक है ना। और ठोस सॉल के उदाहरण कौन से होते हैं? रंगीन रत्न पत्थर होता है। रंगीन रत्न पत्थर होता है। क्लियर। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा दूधिया जो कांच आता है अपना, दूधिया कांच जो आता है, दूध जैसा सफ़ेद रंग का दूधिया जो कांच होता है ना, दूधिया कांच। और दूधिया कांच भी किसका उदाहरण है? ठोस सॉल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ठोस सॉल का। निर्माण कैसे हुआ ठोस सॉल का? कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था भी कैसी है? ठोस है। और परिक्षेपण माध्यम भी कैसा है? ठोस है। यानी विलेय और विलाय दोनों ही कैसे हैं? ठोस ठोस हैं। क्या बना देते हैं? ठोस सॉल बना देते हैं। और ठोस सॉल के उदाहरण है रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच आदि। क्लियर। तो ये हो गए अपने कोलैडी विलयन के विभिन्न प्रकार। एरोसेल होता है, फॉर्म हो गया, सॉल हो गया, जेल हो गया, ठोस सॉल हो गया। कौन किस प्रकार मिल रहे हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था में कौन है और परिक्षेपण प्रावस्था में कौन है? दोनों से क्या मिलते हैं अपने? यानी कोलैड के विभिन्न प्रकारों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसको आप लिख लेना और नोट कर लेना। क्लियर। अगला जो इसमें टॉपिक है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तब तक इसको आप नोट कर लेना, याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में अर्धपारगम्य झिल्ली के साथ। थैंक्स। ओके।